जो आयुर्वेद का छिपा हुआ इम्यून मॉड्यूलेटरी विज्ञान है, अगर हम उसको दुनिया को लेके आएंगे वो बहुत अच्छा होगा। और आज की तारीख में क्यों जरूरी है कि कोरोना का 3 तरह के वायरस है, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड कोरोना वायरस। कोई नया नहीं था। वायरस मजबूत नहीं हुआ, हम लोग कमजोर हुए। डार्विन का है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर एक को जुकाम नहीं होता है। देहरादून का एक्सट्रीम वेदर है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी बॉडी उसी हिसाब से एंटीबॉडीज बनाती है, पर कुछ लोगों को यहाँ पर अस्थमा हो जाता है। हम आयुर्वेद के उस छुपे हुए ज्ञान को, जो कि उसकी परिभाषा में, उसके सिद्धांत में निहित है, उसको विज्ञान के साथ जोड़कर सामने लाएं। गुड आफ्टरनून टू ऑल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स प्रोफेसर राम शर्मा जी, Honorable VC of UBS, for giving me an opportunity to bring my idea into a shape. Because I had learned somewhere that any new idea dies very fast in the brain. So we have to execute. My daughter Shikha Prakash told that we had been working for 4 months. But it is not 4 months. I had been working on this concept for decades. I'm an Ayurvedic physician by default. But I born into a family of a Vaidya. That was my pre-karmas, Purujan karmas. But I read one line, Swastasya Swasthya Rakshanam. That is the first principle of Ayurveda. What it means, Swastasya Swasthya Rakshanam, Atmarasya Vikar Prashanam Cha. कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमार के इलाज का शमन, ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत हो गया। बहुत सिंपल है, पर एक मन्यते उह्यते विचार्यते इति मना, मन की एक प्रॉपर्टी है। वो मनन करता है, ऊह को करता है, विचार करता है। और ये भी मैंने आयुर्वेद में जाके पढ़ा। उससे पहले तो हिंदी फिल्मों के गानों से ही मन के बारे में पता था। तो जब मनन किया तो इसका मतलब क्या है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो सकती है? वो तभी होगी जब हमारी, क्योंकि थोड़ी सी बीएससी में भी साइंस पढ़ी है, तो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा तभी होगी जब हमारी इम्यूनिटी सेल से लेके और सोल तक, आत्मा तक स्ट्रांग होगी, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। अभी बीमारों का दूर करना, तो ये आयुर्वेद की जो परिभाषा सिद्धांत है, वो ही अपने आप में इम्यून मॉड्यूलेटरी के सिद्धांत को छिपाए बैठा है। फिर थोड़ा और आगे पढ़े तो स्वस्थ की परिभाषा लिखी है। तो स्वस्थ की परिभाषा में आयुर्वेद वात पित्त कफ के ऊपर है। तो दैट से सम दोषा वात पित्त कफ शुड बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सम धातु, देयर आर 7 धातु, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, दे शुड बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बल क्रिया पुरुष स्वेद मूत्र, they should be in a state of equilibrium. This is for physical state. Physiologically, it should be a state of equilibrium. प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, तो एक तरफ तो हमारी कर्मेंद्रियां हो गई, अब वही ज्ञानेंद्रियां, कि मेरी आंख भी खुश है, मेरे कान भी खुश है, मेरी जबान भी खुश है, मेरी और ज्ञानेंद्रियां भी खुश है, मेरा मन भी खुश है और आत्मा भी खुश है। देन इट इज कॉल्ड तंदुरुस्त। स्वस्थ की परिभाषा है। अब जरा इसको आज की भाषा में देख लें तो नए नए वर्ड आ चुके हैं। मेंटल हेल्थ आजकल बहुत बड़ा वर्ड है, शिखा बहुत बोलती है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ तो हम बोलते ही, पर प्रसन्न आत्मेंद्रिय बना एक चीज और है, स्पिरिचुअल हेल्थ। आत्मा की जब हम बात करेंगे
तो आत्मा था तो कोई धर्म होता ही नहीं। और स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है कि मान लीजिए मेरा किसी धर्म में बिलीफ है और मेरे सामने कोई दूसरे धर्म की बात आ जाए और मैं उबलने लगूं, तो दिट इज नॉट फॉर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी थी गुरु नानक जी के पास। गुरु नानक जी लेटे हुए हैं, सूफी लेटे हुए हैं। एक कहता है इधर तो काबा है, इधर से पैर हटाओ। एक बोला इधर तो कैलाश पर्वत है, इधर से पैर हटाओ। तो गुरु नानक कहते हैं झगड़ा क्यों करते हो, मेरे पैर उधर कर दो जिधर भगवान नहीं है, जिधर अल्लाह नहीं है, जिधर वाहिगुरु नहीं। तो ये लोग थे जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी से ऊपर थे। तो मेरे पास दो चीजें आ गई कि आयुर्वेद केवल किताब पढ़ना, डिसेक्शन करना, एनओपी करना, फिजियोलॉजी नहीं। आयुर्वेद में एक है पदार्थ विज्ञान। और जब हम बीएससी करने के बाद या इंटर करने के बाद इसको पढ़ने जाते हैं तो माथा घूम जाता है, क्योंकि वो वही भाषा है जो राम जी बोल रहे थे, सांख्य दर्शन भगवत नहीं आती समझ में बात। मेरे पिताजी अपनी दवा बना के प्रैक्टिस करते थे तो मरीज कौन थे, अरे कुछ नहीं हुआ तो वैद्य के पास से मिलते, मरते हुए मरीज आते थे। तो मरता हुआ मरीज मर जाए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हैरानी मुझे तब हुई कि उनमें से कुछ लोग ठीक हो रहे थे। और ये था मेरा संक्रमण काल। मैं एक तरफ मेंडल को पढ़ रहा था, एक तरफ न्यूटन को पढ़ रहा था, एक तरफ जेम्स वाट के बारे में पढ़ रहा था, और एक तरफ मैं अपने पिताजी की प्रैक्टिस को देख रहा था कि इसके पास ज्यादातर मरीज तो मर जाते हैं, पर ये ठीक क्यों होना। और थोड़ी थोड़ी साइंस पढ़ने की आदत हो गई थी। मैंने इसकी तो रिपोर्ट में बीमारी है। फिर मैंने देखा कि उनके पास कुछ ही तरीके के मरीज ठीक होते हैं, सारे ठीक नहीं होते हैं, पर एक पर्टिकुलर बीमारी के मरीज ठीक होते हैं, बाकी के नहीं ठीक होते। अरे उसके तो ठीक हो रहा है। तो आप साइंस के बच्चे हो, आपने मेंडल का नाम सुना होगा। वो बायोलॉजिस्ट नहीं था, एक फादर थे। और चर्च के बैकयार्ड में जो उनका किचन गार्डन था, वो मटर कर देखा कि लाल मटर, सफेद मटर, लाल से लाल पैदा होती है, कभी सफेद पैदा होती है, और कभी सफेद से लाल पैदा होती है। उन्होंने वो आंकड़ों को इकट्ठा किया। और इंटर का मुझे याद है प्रोफेसर रमेश चंद्र जी की किताब आनुवंशिकी का नया चैप्टर, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने अपना काम लिखा, पब्लिश किया और मर गए। तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या था जनरल का नहीं मालूम, पर वो रिपोर्टेड था। अभी तो हमारे चौधरी साहब कहते इम्पैक्ट फैक्टर बताओ पहले, उसके बगैर बात मत करो। अरे छाप तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो कोई पढ़ेगा ना, बता डॉक्यूमेंटेड। तो वो जो बेंडल का काम था, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कब कहलाया, जब 20 साल के बाद किसी ने वही काम किया। अब मेरे को सूत्र मिल गया, क्या पिताजी से लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ ही बीमारी के ठीक हो रहे हैं, जो नहीं ठीक हो रहे हैं उनको बाजू में रखो, ये क्यों ठीक हो रहा है। तो आज हम पैनक्रेटाइटिस के इलाज के लिए जाने जाते हैं। भारत सरकार ने पेटेंट भी दे दिया, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लाइसेंस भी दे दिया। और उसके पीछे कहानी है उस वैद्य चंद्र प्रकाश जी की, जिन्होंने 8x8 की कोठरी में तांबा पारा गंधक, जिसके बारे में हमारे रसशास्त्र के प्रोफेसर बात भी नहीं करते हैं, आजकल दोनों रसशास्त्री हैं, उसको उन्होंने अपने आप बनाया, मरीजों को दिया। और जब मरीज ठीक होते हुए, तो आज वो एक मरीज की कहानी आज हजारों की कहानी बन गई है, आज बनती चली गई। तो ये एक मिसाल पैदा हुई। पर पैनक्रेटाइटिस भी क्या है, वो भी एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। और अगर हम इम्यून मार्कर पे जाएं, साहब जी बैठे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर है लेबोरेटरी के, कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इज वन ऑफ द मार्कर फॉर इम्यूनिटी मेजरमेंट। और ये दवा जो बनी, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई गई है इन कंपैरिजन टू मिथाइल प्रेडनिसोलोन। मिथाइल प्रेडनिसोलोन के सारे चूहे मर गए, पर जब पैनक्रेटाइटिस चूहों में पैदा करके दी गई, तब उसने उसको पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी दिखाई गई। तो ये तो बात हो गई, चलते रहे चलते रहे।
अब फिर ये इम्यूनिटी कहाँ से आ रही? 97 में मुझे हुआ एक बहुत जबरदस्त कोल्ड, ठीक है हाँ, और हालत ऐसी हुई कि सूरज छिपता था और नाक का पानी अंदर मुंह के अंदर जाने लगता था, सांस आना बंद हो जाता था। मैंने आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयाँ हैं, संजीवनी, कफ केतु, लक्ष्मी इलाज, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, क्लासिकल मेडिसिन है, सबका प्रयोग किया, परंतु मजा नहीं आया। हालत ये खराब हो गई कि जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं, वो मंकी कैप, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, उनको पहन पहन के मैं सोने लगा और रात को डरता था कि अब मेरा दम ना रुक जाए। एक देहरादून में बड़े अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, मेरे दोस्त आजकल वो मेलबर्न में हैं, उनसे मेरी बातें होती थी। बोले सुनो, आयुर्वेद खा लिया, कोई बात नहीं है, नहीं हो रहा फायदा, तो तुम एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर लो, मैं लिख देता हूँ। उन्होंने एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक का एक कम्बिनेशन बना के दिया और मैं 16 दिन में झकास हो गया, बहुत खुश। अभी उसका असर खत्म नहीं हुआ था, फिर से जुकाम हो गया। मैं डॉक्टर साहब भी तो फिर से हो गया, बोले फिर खा लो। मैंने अब नहीं खाऊंगा, लपड़ा मेरे अंदर है, हर एक को थोड़ी हो रहा। फिर उन्होंने मुझे होम्योपैथी की दवा दी, 4-4 घंटे में मैंने खाई। अब होम्योपैथी की दवा शायद एब्सोल्यूट अल्कोहल में होती है, मेरी जबान में आदत नहीं है उसकी, तो जुकाम तो ठीक हुआ, पर जबान इतनी मोटी हो गई कि 3 दिन तक बोलना ही बंद हो गई। उधर असर खत्म हुआ, फिर जुकाम हो गया। अब हालत खराब हुई। अभी जैसे बिटिया ने मेरा परिचय दिया, मेरा परिचय जब देते हैं विकिपीडिया में देखते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है। उस दिन मैंने सुबह ही सुबह अपने से बात की कि मिस्टर बालेंदु प्रकाश, करते होगे कैंसर का इलाज, खोगे तुम 30 मार खा, पर अपना जुकाम तो ठीक होता नहीं तुमसे, खा करोगे। अब उस दिन मैंने अपनी नब्ज खुद देखी। किससे देखता? ये पढ़ाने वाले वैद्य तो बहुत है हमारे यहाँ, पर इलाज करने वाले वैद्य बहुत कम है। को नब्ज जब पकड़ी तो देखा पित्त और कफ की थी, नाड़ियों के बाद पित्त कफ, तो बीच वाली और तीसरी वाली ज्यादा भुदक रही थी, जिसे हम पित्त और कफ बोलते हैं। पित्त और कफ बोलते हैं तो दिमाग में आया कि रस जो है 6 होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, चटपटा, कसैला, कड़वा। इसको तो कसैला और कड़वा चाहिए, और कुछ जो शोथ को भी दूर करे। हमारे शास्त्रों में दवा का नाम लिखा है पुनर्नवा मंडूर, लिवर की दवा है वो, पर उसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो कसैली और कड़वी वाली है। मैं उस दवा के ऊपर थोड़ा काम कर रहा था, देश के नामी गिरामी गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो लिवर के फादर कहलाते हैं आजकल, नाम नहीं लूंगा उनका, बट इज द फादरली फिगर इन लिवर डिसऑर्डर इन इंडिया, वो उस दवा के ऊपर काम कर रहे थे। वेरी स्ट्रॉन्ग हिपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज थी, एंटीफाइब्रोटिक थी, और मेरे को भी कुछ अपनी खुराफातों से लिवर में भी खराबी हो चुकी थी, बगैर दारू पिए। उस दवा को मैं खा रहा था क्योंकि मेरी उससे जिंदगी बची थी। अब सवाल आया कि मैं उसको कैप्सूल फॉर्म में खा रहा था। नाउ आई टॉक्ड अबाउट इट, जब मैंने अपने आप से बात की तो मेरे हिसाब से मुझे जबान पे कड़वा और कसैला चाहिए था। जब कैप्सूल खाना हो तो ये 6 पेट में जाके 3 हो जाते। मैंने कैप्सूल को खोला, मुंह में डाला, मुझे इस दवा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, अच्छा लगा होगा साइकोलॉजिकल, पर उस रात 3 पुड़िया खाने के बाद मैं 90% आराम से सोया, और 10 पुड़िया खाते खाते वो 6 महीने पुराना मेरा परसिस्टेंट अल्जिक राइनाइटिस स्वाहा हो गया। पहला चूहा कौन? मैं। शास्त्रीय दवा, क्लासिकल मेडिसिन, बट न्यू यूज। कमी किसकी? हमारे शास्त्र को बंद कर दिया गया। हमारे टीचर बोलते जो लिखा है वही पढ़ो, उसके आगे दाएं बाएं नहीं देखो, आउट ऑफ द बॉक्स की तो बात ही खत्म है। अब इसी बीच में एक एक्टर है बम्बई में, उनका मैं
बच्चों का गार्जियन भी था तूल स्कूल में। उनका फ़ोन आया कि भाई जी 6 महीना हो गया, मेरा जुकाम नहीं ठीक हो रहा, वो एलोपैथी भी खा ली, होम्योपैथी भी खा ली। मैंने ठीक है, मैं 10 पुड़िया आपको देता हूँ। और 10 पुड़िया के बाद उनका फ़ोन आया कि भाई जी कमाल हो गया, मैं तो ठीक हो गया। कौन सी दवा है? मैंने कहा ये वही ट्रैक्टोड डी है जो आप कैप्सूल में खा रहे थे। तो चीज़ हो गई। फिर तीसरे वो डॉक्टर साहब थे जो मेरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, उनको हो गया, वो भी ठीक हुए। मेरी घरवाली को भी हो गया, वो भी ठीक हो गया। अमूमन घरवाली को फ़ायदा नहीं होता, उसको भी फ़ायदा हो। मैंने कहा ये तुक्का नहीं है, देयर इज समथिंग। तो ये भी मेरे दिमाग में चालू हुआ और धीरे 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 हम बात करते गए और मैं मरीजों को देने लगा और मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मुंह में जाने के बाद भी क्यों फ़ायदा करे, पेट में जाके क्यों नहीं करेगी। कैप्सूल फॉर्म में ये काम दूसरे करती है। फिर एक दिन हमारे प्रोफेसर साहब बर्लिन में थे ना साहब, नहीं ब्रिस्टन में, हाँ फ्रैंकफर्ट में, हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में साथ थे। अब इनका परिचय, दो परिचय, कि प्रोफेसर हैं, उम्र में छोटे हैं, पर मैं को अपना पिताजी भी बोलता हूँ। 3 फरवरी 2002 को मुझे पहली बार हार्ट अटैक आया था, इस बार वाला चौथा था। तो उस समय इन्होंने मेरी जान बचाई थी, बेहोश हो गया था। तो 3 दिन 3 रात इनके चेलों ने बधाई। तो मैं कहता हूँ कि एक तो मुझे माँ बाप ने पैदा किया, इन्होंने पैदा की, और विद्वान तो यही। तो मेरी इनसे बात हो रही थी, मैं डॉक्टर साहब एक बात बताओ, क्योंकि मैं अनुभव वाला आदमी हूँ, ये किताब वाले आदमी। तो डॉक्टर साहब एक दवा है, अगर उसको हम कैप्सूल फॉर्म में खाएं और पाउडर फॉर्म में जाएं, उसका कोई फर्क होगा? प्रोफेसर साहब ने ऐसे सोचा, ऐसे सोचा, थोड़ा ऐसे चले, थोड़ा ऐसे चले, बोले मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मुझे पता था ये कोई, पर जमीन आसमान का फर्क था। फिर मैंने इनको बताया, इन्होंने बीएचयू में मेरा लेक्चर कराया, हमने दिखाया कि कैसे। फिर हमने 2 रैंडमाइज्ड ट्रायल कराए मेडिकल कॉलेजेस में, लिवोसिट्रेजिन वर्सेस ये दवा, और दोनों जगह पता चला कि जो एलोपैथी की दवा है उसके मुकाबले 4 गुना ज़्यादा फायदा करती है और 4 गुना साइड इफेक्ट कम। अब जब पेपर लिखोगे तो लिटरेचर रिव्यू भी करोगे, तब पता चला कि एलर्जिक राइनाइटिस है, जो कि 15वीं शताब्दी में हमारी शास्त्रों में तो बहुत पहले लिखा हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो संस्कृत में था। तो सबसे पहले एलर्जिक राइनाइटिस का जो उल्लेख है वो इस्लामिक बुक्स में है। फिर 16वीं सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, उसके बाद यूरोप में हुआ, और 18-19 सेंचुरी होते होते ही अमेरिका में हे फीवर के तौर पे है, और हे फीवर और इन्फ्लुएंजा उसका नाम हो गया। एंड नाउ दे स्टार्टेड टेकिंग शॉट्स ऑफ इट, बट शॉट्स कैन प्रिवेंट फॉर ए ईयर, नॉट फॉर ऑल, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आज भी हे फीवर से लोगों को परेशानी होती है, प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो इधर हमारे पास एक हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन हुई जो फायदा करती है। तो दिमाग में जिज्ञासा चलती रहती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, काम तो कर लीजिए। तब डॉक्टर टोटेजा जी आईसीएमआर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, बेसिक साइंटिस्ट हैं। मैंने इनसे बोला सर ये काम करिए, तो कर क्यों रही है? तब इन्होंने सलाह दिया भाई जी इसके ऊपर एक स्टडी करा लेते हैं, इम्यून मॉड्यूलेटरी। तो अपने को तो इम्यूनिटी की स्पेलिंग तो आती है, उसके आगे वाली में जरा डाउट रहता है। तो वो स्टडी इन्होंने डिजाइन की और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसके ऊपर 14 इम्यून मार्कर के ऊपर काम हुआ। और उम्मीद थी या नहीं थी पता नहीं, क्योंकि साइंस में जब हम करते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव की बातें हम करते हैं। उसके अंदर 14 इम्यून मार्कर पर रिजल्ट आए, इम्यून एनहेंसिंग प्रॉपर्टी। तो अब हमारी आज की जो सिंपोजियम है उसकी नींव किस पे पड़ी कि हमारे पास एक आयुर्वेद का फॉर्मूला था, जो क्लासिकल फॉर्मूला लिवर के लिए था,
पर उससे एक नया यूज देखा और नए यूज से जो फायदा है उसके पीछे हमने इम्यून मॉड्यूलिटी देखी। तो इट इज नॉट ओनली वन, आयुर्वेद तो समुंदर है। फिर कुछ लोगों से बातचीत होनी शुरू हुई तो पता चला कि देश के कुछ कोनों में कोई एक्सपेरिमेंटल काम कर रहा है, कोई क्लिनिकल काम कर रहा है, कोई बायोटेक्नोलॉजी का काम कर रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना उन सबको किया जाए। तो शुरू में ये सिंपोजियम बेंगलोर में प्रस्तावित था, ISC में, पर इलेक्शन की डेट उसी दिन वहाँ पड़ जाने के कारण वो पोस्टपोन हुआ। फिर मेरी राम जी से मुलाकात हुई, UPS के ध्रुव जी से मुलाकात हुई, ज्योति जी से, पद्मा जी से, और हमने सोचा करेंगे। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट फोरम, क्योंकि यहाँ पर स्कूल ऑफ साइंस एंड हेल्थ पूरी फैकल्टी सब स्टूडेंट आपके पास हैं। तो हमने आपको एक आयुर्वेद का एक थीम दिया विथ प्रूविंग यस एक्सीड है। मुझे पता है कि नंबर कम है, क्योंकि अभी हम लोगों को आदत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन की, नंबर कम है, पर ये जो विद्वान आए हैं ये पोस्टर देखेंगे। पर एक चीज आप जरूर बोलोगे कि देयर इज एम्ब्रॉयनिक एविडेंस दैट आयुर्वेदा हैज इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, दैट इज द पर्पस ऑफ द सिंपोजियम। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो आयुर्वेद का छिपा हुआ इम्यून मॉड्यूलेटरी विज्ञान है, अगर हम उसको दुनिया को लेके आएंगे वो बहुत अच्छा होगा। और आज की तारीख में क्यों जरूरी है कि कोरोना का 3 तरह के वायरस है, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस। कोई नया नहीं था, वायरस मजबूत नहीं हुआ, हम लोग कमजोर हुए। तो डार्विन का है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर एक को जुकाम नहीं होता है, देहरादून का एक्सट्रीम वेदर है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी बॉडी उसी हिसाब से एंटीबॉडीज बनाती है, पर कुछ लोगों को यहाँ पर अस्थमा हो जाता है। तो हम आयुर्वेद के वो छिपे हुए इम्यूनोमॉड्यूलेटरी विज्ञान को, ज्ञान को जब विज्ञान से परिभाषित करेंगे तो आने वाले समय में हम उधार लेके कभी रईस नहीं बन सकते। इसी तरह वैक्सीन लेके हम कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकते। बच्चों की वैक्सीन और बड़ों की वैक्सीन में बहुत फर्क है। तो यही इस सिंपोजियम का उद्देश्य है कि हम आयुर्वेद के उस छुपे हुए ज्ञान को, जो कि उसकी परिभाषा में, उसके सिद्धांत में निहित है, उसको विज्ञान के साथ जोड़कर सामने लाएं। और उसके लिए मैं सभी प्रतिभागियों का, आप सभी का बहुत बहुत, विशेषकर राम जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। नमस्कार।